कि हर इंसान के अंदर दो पहलू होते हैं, एक उजला और एक अंधेरा। उजला पहलू हमें दया, सहानुभूति और इंसाफ की तरफ ले जाता है, वहीं अंधेरा पहलू हमें ताकत, नियंत्रण और दूसरों पर प्रभाव डालने की कला सिखाता है। अगर इस अंधेरे पहलू को समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो यही हमें एक सफल नेता बनाता है। इस किताब का मकसद ये नहीं है कि इंसान लोगों को बुरी तरह से मैनिपुलेट करे, बल्कि ये कि वो दूसरों की सोच और व्यवहार को समझकर उन्हें सही दिशा में मोड़े और खुद को एक लीडर के रूप में स्थापित करे। लेखक सबसे पहले बताते हैं कि लोग क्यों आसानी से दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं। हमारे समाज में ज्यादातर लोग निर्णय लेने में असुरक्षित रहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई उन्हें दिशा दे। ऐसे समय में अगर कोई आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति सामने आए, जिसकी बॉडी लैंग्वेज मजबूत हो, जो शब्दों को नियंत्रित करना जानता हो, तो लोग उसकी बातों पर भरोसा करने लगते हैं। यही लीडरशिप की नींव है। ब्रॉक कहते हैं कि डार्क साइकोलॉजी की असली ताकत मानव मन की गहराइयों में छिपी है। अगर आप सामने वाले की कमजोरियों को पहचान लें, जैसे उसकी इच्छाएं, डर, सपने या असुरक्षाएं, तो आप उसे बहुत आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अस्वीकृति से डरता है और आप उसे अपनापन दिखाएं, तो वो आपके साथ जुड़ जाएगा। अगर कोई इंसान सफलता का भूखा है और आप उसे विजन दिखाएं, तो वो आपके पीछे चल पड़ेगा। किताब में यह भी बताया गया है कि सफल नेता केवल आदेश देने वाले नहीं होते, वो पहले लोगों को पढ़ना सीखते हैं। उनकी नजर सिर्फ शब्दों पर नहीं, बल्कि चेहरे के हाव भाव, आवाज के उतार चढ़ाव और बॉडी लैंग्वेज पर होती है। जब आप ये कला सीख लेते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है और क्या छिपा रहा है, तो आपके पास उस पर प्रभाव डालने का रास्ता खुल जाता है। लेखक भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहें तो एक साधारण आदमी भी, चाहे वह कॉलेज का स्टूडेंट हो या दफ्तर का कर्मचारी, अगर ये तकनीकें सीख ले तो अपने ग्रुप में नेतृत्व पा सकता है। उसकी बात सुनी जाने लगेगी, लोग उससे सलाह लेने लगेंगे और धीरे धीरे वह नेतृत्व की भूमिका में आ जाएगा। ब्रॉक यह भी समझाते हैं कि लीडर बनने के लिए जरूरी है कि इंसान अपनी पर्सनालिटी को हथियार बनाए। आत्मविश्वास, करिश्माई मुस्कान, मजबूत आवाज और नियंत्रित भावनाएं, ये सब डार्क साइकोलॉजी के मुख्य हथियार हैं। लोग उन पर भरोसा करते हैं जो हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहते हैं। इसके बाद लेखक एक और अहम पहलू पर जोर देते हैं, भावनात्मक नियंत्रण। अगर आप खुद की भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो आप दूसरों को कभी नहीं नियंत्रित कर सकते। गुस्सा, डर या बेचैनी आपकी कमजोरी बन जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी भावनाओं को छिपाकर सामने वाले की भावनाओं को खेल की तरह चलाना सीख लें, तो आप स्थिति को हमेशा अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। किताब यह भी बताती है कि डार्क साइकोलॉजी का मतलब धोखा देना नहीं है, बल्कि दूसरों की सोच को दिशा देना है। जैसे कि एक नेता भीड़ को यह यकीन दिलाता है कि उसका विजन सही है, वो उनके अंदर भरोसा और सुरक्षा की भावना पैदा करता है। इस प्रक्रिया में लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और उसका अनुसरण करने लगते हैं। यहां एक भारतीय उदाहरण सोचा जा सकता है, गांव का सरपंच, जो जनता को यह महसूस कराता है कि उसकी हर समस्या का हल उसके पास है। वो उनकी जरूरतों को समझता है, उनके डर को पहचानता है और उसी आधार पर अपनी भाषा और फैसले तय करता है। नतीजा यह होता है कि गांव का हर व्यक्ति उसे बिना सवाल किए नेता मान लेता है। इस पहले हिस्से का सार यही है कि डार्क साइकोलॉजी हमें सिखाती है सामने वाले को पढ़ना, उसकी भावनाओं को पहचानना और फिर आत्मविश्वास और नियंत्रण के जरिए उसे अपनी दिशा में मोड़ना। यानी लीडर वो नहीं होता जो जबरदस्ती अपनी बात मनवाए, बल्कि वो होता है जो लोगों को यह यकीन दिला दे कि उसकी बात मानना ही उनका अपना फैसला है। यही असली शक्ति है जो इंसान को भीड़ से अलग करके नेता बनाती है। अब तक हमने देखा कि डार्क साइकोलॉजी का पहला हथियार है सामने वाले को पढ़ना और भावनाओं पर पकड़ बनाना। लेकिन केवल इतना ही काफी नहीं है। जॉनसन एल ब्रॉक कहते हैं कि अगर आपको वास्तव में नेता बनना है, तो आपको भाषा, शब्दों की ताकत और करिश्मे को अपने नियंत्रण में लेना होगा। भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ा हथियार है। लोग आपके शब्दों के पीछे की नीयत से ज्यादा आपकी आवाज और अंदाज पर ध्यान देते हैं।
किताब में बताया गया है कि जब भी आप भीड़ के सामने बोलें तो 3 चीजें जरूरी हैं। 1, आपकी आवाज में ठहराव। 2, आपके शब्दों में स्पष्टता। 3, और आपके शरीर की चाल ढाल में आत्मविश्वास। नेता वही होता है जिसकी बात सुनकर सामने वाला कहे, हाँ यही सही है। ब्रॉक एक दिलचस्प तथ्य बताते हैं, ज्यादातर लोग तर्क से नहीं बल्कि भावनाओं से प्रभावित होते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप केवल लॉजिक देकर किसी को मनाने की कोशिश करेंगे तो शायद असर सीमित रहेगा, लेकिन अगर आप उसके दिल की गहराई में उतर जाएं और उसके अंदर छिपे डर, उम्मीद या लालच को छू लें तो वह आपकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक कॉरपोरेट ऑफिस में कोई कर्मचारी प्रमोशन चाहता है। अगर उसका लीडर उससे कहे, तुम्हारा काम अच्छा है और आने वाले प्रोजेक्ट्स तुम्हें और जिम्मेदारियां देंगे, तो वह कर्मचारी संतुष्ट हो जाएगा और नेता पर भरोसा करेगा। यहां लीडर ने उसके सपनों और इच्छाओं को छुआ, न कि केवल काम की रिपोर्ट पर बात की। किताब के अनुसार कैरिश्मा वो जादू है जिससे लोग आपके पास खींचे चले आते हैं। करिश्माई व्यक्ति हमेशा ऊर्जा से भरा, आत्मविश्वासी और रहस्यमयी लगता है। वो ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन जब बोलता है तो सब चुप हो जाते हैं। उसकी मुस्कान में भरोसा और आंखों में दृढ़ता दिखाई देती है। ब्रॉक कहते हैं कि करिश्मा जन्मजात नहीं होता, बल्कि इसे सीखा जा सकता है। जब आप दूसरों की बातों में सच्ची दिलचस्पी दिखाते हैं, जब आप सामने वाले को यह महसूस कराते हैं कि वह महत्वपूर्ण है, और जब आप खुद पर विश्वास जताते हैं, तो धीरे धीरे लोग आपके आसपास आपको खास मानने लगते हैं। भारतीय संदर्भ में देखिए, किसी भी बड़े नेता को ले लीजिए, वह भीड़ में खड़ा हो और बस हाथ हिलाए तो हजारों लोग उसका नाम लेने लगते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि उन्होंने हर व्यक्ति से मुलाकात की है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपनी छवि, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने शब्दों से यह करिश्मा बना लिया है। इसके बाद किताब में प्रभाव की तकनीकें, इन्फ्लुएंस टेक्निक्स पर गहराई से चर्चा होती है। लेखक बताते हैं कि इंसान पर प्रभाव डालने के 5 बड़े तरीके हैं। पहला, ऑथोरिटी का प्रयोग। लोग स्वाभाविक रूप से उन पर भरोसा करते हैं जिन्हें वो शक्तिशाली या जानकार मानते हैं। अगर आप किसी विषय में विशेषज्ञता दिखाएं या आत्मविश्वास से बोलें तो लोग आपको मानने लगते हैं। दूसरा, कंसिस्टेंसी का जाल। इंसान हमेशा वही करना चाहता है जो उसने पहले कहा या किया है। अगर आप किसी से छोटे छोटे वादे करवा लें और फिर धीरे धीरे बड़े काम करवाएं तो वह आपकी बात मानने लगेगा। तीसरा, रेसिप्रोसिटी यानी एहसान का नियम। अगर आप किसी को कुछ देते हैं तो उसके मन में यह दबाव पैदा हो जाता है कि वह भी बदले में कुछ करे। नेता लोग इस नियम को बहुत इस्तेमाल करते हैं, पहले लोगों को मदद देकर और फिर उनसे समर्थन लेकर। चौथा, सोशल प्रूफ। जब लोग देखते हैं कि ज्यादातर लोग किसी को मानते हैं तो वो भी मानने लगते हैं। भीड़ का मनोविज्ञान यही कहता है, अगर सब लोग कर रहे हैं तो शायद यह सही है। पांचवा, स्कैर्सिटी यानी कमी का भाव। जब आप किसी चीज को सीमित बताते हैं, जैसे ये मौका सिर्फ अभी है, बाद में नहीं मिलेगा, तो लोग तुरंत निर्णय लेने लगते हैं। ये 5 तकनीकें नेता को भीड़ का भरोसा जीतने और अपनी दिशा में मोड़ने की शक्ति देती हैं। ब्रॉक कहते हैं कि लीडर बनने का असली खेल मस्तिष्क के अदृश्य बटन दबाना है। सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि उसके फैसले को आप धीरे धीरे बदल रहे हैं, लेकिन वो उसी रास्ते पर चल पड़ता है जिसे आपने पहले से तय किया होता है। यहां एक दिलचस्प भारतीय उदाहरण दिया जा सकता है। मान लीजिए किसी गांव में एक आदमी किसान सभा बुलाता है। वह पहले लोगों की समस्याएं सुनता है, रेसिप्रोसिटी, फिर कहता है कि हमारे पूर्वज भी यही तरीका अपनाते थे, सोशल प्रूफ, फिर जोड़ता है अगर अब साथ नहीं आए तो यह आखिरी मौका होगा, स्कैर्सिटी। भीड़ एकदम एकजुट होकर उसकी बात मान लेगी। इस हिस्से का सार यही है कि डार्क साइकोलॉजी हमें सिर्फ सामने वाले को समझने की नहीं, बल्कि उसे सही शब्दों, करिश्मा और प्रभाव की तकनीकों से नियंत्रित करने की कला सिखाती है। अब तक हमने देखा कि डार्क साइकोलॉजी हमें दूसरों को समझने, भाषा और करिश्मे से प्रभावित करने और 5 बड़ी तकनीकों के जरिए दिशा देने की कला सिखाती है।
लेकिन जॉनसन एल ब्रॉक यहां रुकते नहीं ट्रिक्स की। यही असली रहस्य है जिससे कोई भी इंसान भीड़ के सामने चुपचाप राजा बन सकता है। लेखक बताते हैं कि माइंड कंट्रोल का मतलब जादू या अलौकिक शक्ति नहीं है, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक खेल है। इंसान का दिमाग 3 चीजों पर सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया करता है: डर, लालच और सुरक्षा। अगर आप इन 3 बटनों को दबाना सीख लें तो आप सामने वाले के विचारों को मोड़ सकते हैं। सबसे पहले है डर। डर इंसान को तुरंत कार्रवाई करने पर मजबूर करता है। जैसे अगर आप किसी को कहें, अगर अभी कदम नहीं उठाए तो बहुत देर हो जाएगी, तो वह बिना ज्यादा सोच विचार के फैसला कर लेगा। नेता लोग अक्सर भीड़ को भविष्य का डर दिखाते हैं और फिर खुद को समाधान के रूप में पेश करते हैं। दूसरा है लालच। हर इंसान के अंदर पाने की भूख होती है। पैसा, इज्जत, प्यार या शक्ति, किसी न किसी रूप में लालच हर जगह है। जब आप सामने वाले को दिखाते हैं कि आपके साथ चलने से उसे कुछ बड़ा मिलेगा, तो वह आपकी तरफ खींच आता है। यही कारण है कि नेता हमेशा भविष्य की सुनहरी तस्वीर दिखाते हैं। तीसरा है सुरक्षा। इंसान चाहता है कि उसे एक ढाल मिले, कोई ऐसा हो जो उसे संभाल ले। जब आप लोगों को एहसास दिलाते हैं कि वे आपके साथ सुरक्षित हैं, तो वे आपके नेतृत्व को बिना शर्त स्वीकार कर लेते हैं। ब्रॉक यहां बताते हैं कि ये तीनों हथियार, डर, लालच और सुरक्षा, किसी भी बहस, किसी भी भीड़ और किसी भी रिश्ते को अपने नियंत्रण में लेने के लिए सबसे प्रभावी साधन हैं। अब आते हैं छुपी हुई रणनीतियों पर। लेखक कुछ बेहद दिलचस्प ट्रिक्स साझा करते हैं। पहली ट्रिक, मौन का जादू, पावर ऑफ साइलेंस। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा बोलने से हम असरदार लगेंगे, लेकिन असलियत उलटी है। जब आप किसी बातचीत में चुप हो जाते हैं तो सामने वाला असहज महसूस करता है और अक्सर वही बोल देता है जो आप सुनना चाहते हैं। नेता अपनी खामोशी से भी माहौल को नियंत्रित करते हैं। दूसरी ट्रिक, दोहरी पसंद का भ्रम, इल्यूजन ऑफ चॉइस। अगर आप सामने वाले को 2 विकल्प दें, लेकिन दोनों विकल्प आपकी ही मर्जी के मुताबिक हो, तो चाहे वह जो भी चुने, जीत आपकी होगी। उदाहरण, क्या आप अभी जुड़ना चाहेंगे या कल से? यहां विकल्प अलग दिखते हैं, लेकिन दोनों में सामने वाला आपके रास्ते पर ही चलता है। तीसरी ट्रिक, प्रतिबिंबन, मिररिंग। जब आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज या उसके बोलने के अंदाज को हल्का सा कॉपी करते हैं, तो उसके अवचेतन मन में यह भाव आता है कि यह व्यक्ति मेरे जैसा है, और इंसान स्वाभाविक रूप से उन्हीं पर भरोसा करता है जिन्हें वह अपने जैसा समझे। चौथी ट्रिक, कमजोरियों का इस्तेमाल। हर इंसान की कुछ कमजोरियां होती हैं, जैसे आत्मसम्मान की जरूरत, मान्यता पाने की चाह या अकेलेपन का डर। अगर आप ये पहचान लें कि सामने वाला कहां टूट सकता है और उसी बिंदु पर उसे सहारा दें, तो वह पूरी तरह आपका हो जाता है। 5वीं ट्रिक, फ्रेमिंग। फ्रेमिंग। अगर आप किसी घटना को अलग अंदाज में प्रस्तुत करें तो उसका असर पूरी तरह बदल जाता है। जैसे अगर आप किसी मुश्किल को खतरा बताकर पेश करें तो लोग डरेंगे, लेकिन अगर आप उसी को मौका कहें तो लोग उत्साहित होंगे। नेता हर स्थिति को अपने पक्ष में फ्रेम करके लोगों का मन बदलते हैं। ब्रॉक का कहना है कि माइंड कंट्रोल का असली खेल यह है कि सामने वाला यह कभी महसूस न करे कि उसके साथ खेला जा रहा है। उसे हमेशा यही लगे कि वह अपने मन से फैसला कर रहा है। यही वजह है कि असली नेता आदेश नहीं देता, बल्कि ऐसा माहौल बनाता है कि लोग खुद उसकी इच्छा पूरी करने लगें। अगर हम भारतीय परिदृश्य देखें तो ये रणनीतियां रोजमर्रा में दिखाई देती हैं। कोई शिक्षक क्लास में चुप रहकर छात्रों को सोचने पर मजबूर कर देता है। कोई व्यापारी ग्राहक को सीमित विकल्प देकर अपने प्रोडक्ट की तरफ मोड़ लेता है। कोई राजनेता जनता के डर और उम्मीदों को इस तरह प्रस्तुत करता है कि लोग उसे ही अपना रक्षक मानने लगते हैं। इस हिस्से का सार यही है कि डार्क साइकोलॉजी सिर्फ प्रभाव डालने की कला नहीं है, बल्कि यह अदृश्य नियंत्रण की कला है। जब आप माइंड कंट्रोल और छुपी रणनीतियों का सही उपयोग करते हैं तो सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि उसका फैसला दरअसल आपका बनाया हुआ है। अब तक हमने समझा कि डार्क साइकोलॉजी इंसान के दिमाग के अदृश्य बटन दबाकर उसे अपने हिसाब से चलाने की कला है। लेखक जॉनसन एल ब्रॉक इस अगले हिस्से में बताते हैं
कि यह शक्ति सिर्फ एक से एक बातचीत तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल भीड़ पर प्रभाव डालने और विरोधियों को चुप कराने में होता है। यहीं से असली नेतृत्व की शुरुआत होती है। ब्रॉक कहते हैं कि इंसान अकेले में अलग सोचता है और भीड़ में अलग। भीड़ के बीच उसकी व्यक्तिगत सोच कमजोर हो जाती है और वह दूसरों के बहाव में बहने लगता है। अगर आप भीड़ को नियंत्रित करना सीख लें तो आप समाज को बदल सकते हैं। भीड़ पर असर डालने के लिए किताब में कुछ अहम रणनीतियां बताई गई हैं। पहली रणनीति, भावनाओं का तूफान, इमोशनल वेव। भीड़ को जीतने का सबसे बड़ा हथियार है उनकी भावनाओं को एक दिशा में बहा देना। जब आप भीड़ के सामने बोलें तो सिर्फ तथ्यों पर मत रुकें, बल्कि उनकी भावनाओं को छेड़ें। डर, गुस्सा, उम्मीद, गर्व, इन भावनाओं को एक साथ छेड़कर उन्हें अपनी तरफ खींचें। एक कुशल नेता भीड़ को एक पल में रोने और अगले ही पल में तालियां बजाने पर मजबूर कर देता है। दूसरी रणनीति, नारा और प्रतीक, स्लोगन्स, सिंबल्स। भीड़ लंबे भाषण याद नहीं रखती, लेकिन छोटे और दमदार नारे याद रखती है। यही कारण है कि इतिहास के हर सफल नेता ने अपने आंदोलन को एक नारे या प्रतीक से जोड़ा। भारत के परिप्रेक्ष्य में सोचिए, जय जवान जय किसान जैसे शब्द सीधे लोगों के दिल में उतर जाते हैं। तीसरी रणनीति, हम बनाम वो, अस वर्सेस देम। भीड़ को एकजुट करने का आसान तरीका है उन्हें एक साझा दुश्मन दिखाना। यह दुश्मन कभी असल में मौजूद होता है, कभी केवल कल्पना में गढ़ा जाता है। जब लोग मान लेते हैं कि वे सब मिलकर किसी खतरे से लड़ रहे हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से उस नेता के पीछे खड़े हो जाते हैं जिसने उन्हें यह दिशा दी। चौथी रणनीति, दोहराव की शक्ति, रेपिटेशन। भीड़ पर असर डालने के लिए किसी संदेश को बार बार दोहराना पड़ता है। जितनी बार लोग वही बात सुनते हैं, उतनी ही गहरी वह उनके अवचेतन में बैठ जाती है। यही कारण है कि नेता अपने भाषणों में एक ही पंक्ति को बार बार कहते हैं। पांचवी रणनीति, वातावरण का नियंत्रण, कंट्रोल द एनवायरनमेंट। भीड़ का मूड उनके आसपास के माहौल से बहुत प्रभावित होता है। संगीत, रोशनी, नारों की गूंज, ये सब मिलकर भीड़ को जोश में ला देते हैं। नेता लोग जानते हैं कि अगर माहौल पर पकड़ हो तो भीड़ को संभालना आसान हो जाता है। अब बात करते हैं विरोधियों को चुप कराने की कला पर। लेखक साफ कहते हैं कि हर नेता को आलोचना झेलनी पड़ती है, लेकिन असली ताकत इस बात में है कि वह आलोचना को कैसे संभालता है। ब्रॉक विरोधियों को चुप कराने के कुछ तरीके बताते हैं। ध्यान मोड़ना, डिफ्लेक्शन। जब कोई आपके खिलाफ आरोप लगाए तो सीधे जवाब देने के बजाय विषय बदल दें या सवाल उसी पर वापस डाल दें। इससे वह रक्षात्मक हो जाएगा और आप मजबूत दिखेंगे। हास्य का प्रयोग। कभी कभी विरोधी की बात को गंभीरता से लेने के बजाय हल्के मजाक में उड़ाना ज्यादा असरदार होता है। भीड़ तुरंत आपके साथ हंसने लगती है और विरोधी कमजोर दिखने लगता है। सकारात्मक घुमाव, पॉजिटिव रिफ्रेम। अगर कोई आपकी कमजोरी पर हमला करे तो उसे अपनी ताकत में बदल दें। जैसे, हां, मैं जिद्दी हूं क्योंकि मैं अपने लोगों के लिए कभी हार नहीं मानता। मौन का प्रयोग। विरोधी की बात पर प्रतिक्रिया ही न दें। भीड़ अक्सर चुप रहने वाले को गंभीर और मजबूत मानती है। भीड़ का इस्तेमाल। अगर आप भीड़ को पहले से अपने साथ जोड़ चुके हैं तो विरोधी की आवाज स्वतः ही दब जाएगी, क्योंकि भीड़ आपके पक्ष में शोर मचाएगी। भारतीय संदर्भ में देखें तो यह रोज की राजनीति और सामाजिक मंचों पर दिखाई देता है। कोई भी बड़ा नेता जब भाषण देता है तो केवल अपनी बात ही नहीं रखता, बल्कि अपने विरोधियों को उसी मंच पर कमजोर भी करता है। वह भीड़ को इस तरह तैयार कर देता है कि किसी भी नकारात्मक आवाज को लोग खुद ही दबा दें। ब्रॉक का कहना है कि असली नेता वही है जो भीड़ को सिर्फ सुनाए नहीं, बल्कि भीड़ के दिल और दिमाग पर कब्जा कर ले और विरोधियों को वह ऐसे रास्ते पर ले जाए जहां वे खुद कमजोर दिखने लगे। इस हिस्से का सार यही है कि डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा कमाल यह है कि इंसान केवल लोगों से बात करना नहीं सीखता, बल्कि भीड़ का दिल जीतना और दुश्मनों की आवाज को दबाना सीखता है। यही वह मुकाम है जहां कोई व्यक्ति सच में नेता बनता है। अब तक हमने देखा कि डार्क साइकोलॉजी किसी इंसान को कैसे भीड़ को प्रभावित करने और विरोधियों को चुप कराने की ताकत देती है।
लेकिन जॉनसन एल ब्रॉक यह भी मानते हैं कि सच्चा नेतृत्व केवल एक बार लोगों को अपने पीछे खड़ा करने का नाम नहीं है। असली खेल है लंबे समय तक उनका भरोसा बनाए रखना और अपनी विरासत छोड़ जाना। किताब के इस हिस्से में लेखक बताते हैं कि नेता बनने का सबसे कठिन काम है लगातार लोगों के दिलों और दिमागों पर पकड़ बनाए रखना, क्योंकि लोग जल्दी प्रभावित होते हैं लेकिन उतनी ही जल्दी भूल भी जाते हैं। अगर आप लंबे समय तक प्रभाव डालना चाहते हैं तो आपको कुछ खास सिद्धांत अपनाने होंगे। पहला सिद्धांत, विश्वास की नींव। लोगों को शुरुआत में आप पर आकर्षण हो सकता है, लेकिन समय के साथ वे सवाल पूछने लगते हैं, क्या यह वाकई भरोसेमंद है? अगर आप अपने वादे पूरे नहीं करते या आपके शब्द और कर्म में अंतर होता है तो आपका प्रभाव मिट जाता है। नेता बनने के बाद सबसे बड़ा काम है भरोसे को टूटने न देना। दूसरा सिद्धांत, लगातार उपस्थित रहना। नेता वही है जो लोगों की जिंदगी में बार बार दिखाई दे, चाहे भाषण हो, संदेश हो या बस छोटे छोटे इशारे। जब आप लोगों को याद दिलाते रहते हैं कि आप उनके साथ हैं तो वे आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा मानने लगते हैं। तीसरा सिद्धांत, बदलते समय के साथ बदलना। एक नेता अगर हमेशा पुराने तरीकों पर अड़ा रहे तो लोग उससे दूर हो जाते हैं। असली नेतृत्व समय की नब्ज पकड़कर चलता है। भीड़ की जरूरतें बदलती हैं, उनकी प्राथमिकताएं बदलती हैं। अगर आप इन बदलावों को समझकर अपनी भाषा और तरीके बदलते हैं तो आपका प्रभाव कभी कम नहीं होगा। चौथा सिद्धांत, गहरी भावनात्मक जुड़ाव। लंबे समय तक लोगों पर असर डालने के लिए केवल दिमाग नहीं, दिल पर भी पकड़ चाहिए। नेता को अपने अनुयायियों के सुख दुख से जुड़ना पड़ता है। जब लोग यह महसूस करते हैं कि यह व्यक्ति हमारी तकलीफ को समझता है, तभी वे उसे सालों तक नेता मानते हैं। पांचवा सिद्धांत, विरासत बनाना। लेखक बताते हैं कि महान नेता केवल अपने लिए काम नहीं करते, वे एक ऐसा सिस्टम, विचार या आंदोलन खड़ा कर देते हैं जो उनके बाद भी चलता रहता है। यही असली शक्ति है। भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो यह साफ दिखाई देता है। कोई नेता चाहे राजनीति में हो या समाज में, अगर उसने सिर्फ भीड़ को क्षणिक रूप से उत्साहित किया तो उसका नाम जल्दी भुला दिया जाएगा। लेकिन अगर उसने संस्थाएं बनाई, विचारों को गहराई दी या लोगों की जिंदगी में स्थायी बदलाव लाया तो उसका नाम पीढ़ियों तक जिंदा रहता है। ब्रॉक यह भी कहते हैं कि डार्क साइकोलॉजी को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना ही असली बुद्धिमानी है। अगर आप इस कला का दुरुपयोग करते हैं तो आप थोड़े समय के लिए ताकत पा सकते हैं, लेकिन लोग जल्दी ही आपके खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल लोगों की भलाई और उनकी जरूरतों को समझकर करेंगे तो आप लंबे समय तक उनकी नजर में नेता बने रहेंगे। किताब का अंतिम संदेश यही है कि डार्क साइकोलॉजी कोई शॉर्टकट नहीं है। यह इंसान को सिखाती है कि कैसे वह मन को समझे, भावनाओं को दिशा दे, भीड़ पर असर डाले और विरोधियों को पीछे छोड़े। लेकिन असली नेतृत्व तब आता है जब यह सब मिलकर एक स्थायी भरोसा और विरासत बना दे। लेखक यह भी याद दिलाते हैं कि नेता वही होता है जिसे लोग सिर्फ उसकी शक्ति के लिए नहीं, बल्कि उसकी सोच और दृष्टि, विजन के लिए याद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सचमुच नेता माने तो सिर्फ प्रभाव डालना मत सीखिए, बल्कि उनके जीवन को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी लीजिए। इस तरह जॉनसन एल ब्रॉक की यह किताब हमें सिखाती है कि डार्क साइकोलॉजी केवल दूसरों को नियंत्रित करने की कला नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा विज्ञान है जो हमें इंसानों की गहराई समझाकर उन्हें सही दिशा देने और खुद को लंबे समय तक नेता बनाए रखने की ताकत देता है। और यही वह ज्ञान है जो किसी साधारण इंसान को भी भीड़ से उठाकर एक सच्चा नेता बना सकता है। आपके बहुत करीब का इंसान, दोस्त, रिश्तेदार या ऑफिस का सहकर्मी आपके दिमाग से खेल रहा है। वो आपको वो काम करवा रहा है जो शायद आप कभी अपनी मर्जी से ना करते। और सबसे डरावनी बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप उसके जाल में फंस चुके हो। आज की कहानी है ऐसे ही एक शख्स की।